पॉजिटिव। तो नेट ईएमएफ ये बराबर होगा करंट और रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट के सम के साथ, अर्थात जिस रेजिस्टेंस से जितना करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट। अगर ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सबको जोड़ के। तो सबसे पहले देखें रेजिस्टेंस R1, इससे करंट फ्लो कर रहा I1 और इसका डायरेक्शन देखें, इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात हमने जो कन्वेंशन माना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो इस I1 करंट को हमें पॉजिटिव मानना है। तो जो प्रोडक्ट होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो प्रोडक्ट बन जाएगा I1 R1। अब देखें दूसरा रेजिस्टेंस R2, इससे करंट फ्लो कर रहा I2 और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो इस करंट को भी हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, अर्थात प्लस I2 इंटू R2, तो प्लस I2 इंटू R2। अब देखें तीसरा रेजिस्टेंस R3, जिससे करंट फ्लो कर रहा I3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस करंट को भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो प्लस I3 इंटू R3। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है लास्ट रेजिस्टेंस R4, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है ये है I4, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस करंट को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा माइनस I4 R4। अगर हम कन्वेंशन अपोजिट मानते तो क्या हमारा इक्वेशन बदल जाता? अगर मान ले हम मानते क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ऐसे स्थिति में देखें नेट ईएमएफ क्या होता। ऐसे स्थिति में नेट ईएमएफ अगर हमारा कन्वेंशन होता कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो उस कन्वेंशन के हिसाब से हम एरो लगा लेते हैं यहाँ पर, जो ये कन्वेंशन अब है क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं नेट ईएमएफ होता E2 माइनस E1, क्योंकि E2 जो है ये कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज करंट को सेंड करने का, जबकि E1 कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज से सेंड करने का, जो कि बराबर होता करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम पे। यहाँ पर देखिए पहला रेजिस्टेंस R1, जिससे करंट फ्लो कर रहा I1 जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो करंट हो गया नेगेटिव, सो माइनस I1 R1 प्लस उसी तरह से I2 भी नेगेटिव, तो माइनस I2 R2, उसी तरह से I3 भी नेगेटिव, तो माइनस I3 R3 प्लस यहां पर देखें I4 पॉजिटिव हो जाता, तो प्लस I4 R4। हम क्या करते हैं, इसे हम -1 के साथ गुना कर देते हैं। अगर पूरे इक्वेशन को हम -1 से गुना कर दे तो होगा क्या, E2 जो कि प्लस E2 है ये हो जाएगा माइनस E2 और ये माइनस E1 ये बन जाएगा प्लस E1, तो ये बन गया E1 माइनस E2। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा बराबर किसके, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, उसी तरह से ये टर्म और ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म ये नेगेटिव बन जाएगा। सो ये बन गया I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4। देखिए ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है इस इक्वेशन के साथ। तो हम कह सकते हैं हमारा कन्वेंशन कुछ भी हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव या क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इक्वेशन वही आना है। अब चलिए देख लेते हैं ऐसा होता क्यों है। तो इस चीज को समझने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे इस पूरे सर्किट में। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमने कंसीडर किया यहाँ पर, ये पॉइंट है A, फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पर जो कि पॉइंट B है, फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पर जो कि पॉइंट C है, फिर यहाँ पॉइंट D, यहाँ पर पॉइंट E, यहाँ पर पॉइंट F। तो देखिए अगर हम A पॉइंट से शुरू करते हैं और हम ये पता लगाते जाते हैं कि पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होते गया या पोटेंशियल कितना बढ़ते गया, और वापस हम इसी A पॉइंट में पहुंच जाते हैं, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप या नेट पोटेंशियल इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए,
ए पॉइंट से अगर हम वापस ए पॉइंट में ही आ जाए तो पोटेंशियल कितना बढ़ा या कितना घटा? जीरो, क्योंकि ए पॉइंट और ए पॉइंट वही पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। तो हम शुरू करते हैं ए पॉइंट से और पूरे लूप में एक चक्कर लगा लेते हैं और ये देखते हैं कि पोटेंशियल का ड्रॉप या पोटेंशियल का इंक्रीमेंट कितना हुआ, और जितना भी होगा वो बराबर होगा जीरो के। तो इस लॉजिक से देखें, हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे प्रोपगेट किया। ऐसी स्थिति में देखें, चूंकि एक रेजिस्टेंस है बीच में R4 जिससे करंट फ्लो कर रहा I4, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा R4 I4 के बराबर। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस एक रेजिस्टर के दोनों एंड में ये होता है करंट उस रेजिस्टर से बहता हुआ इनटू उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है। और पोटेंशियल ए से बी में जाते हुए बढ़ेगा या घटेगा? यहां पर देखें, बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तभी ये करंट I4 उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा बी से ए की तरफ। अर्थात हम यहां पर कहेंगे कि ए से बी तक जाते हुए पोटेंशियल सबसे पहले बढ़ा। कितना बढ़ा? I4 R4। अब देखिए, बी से सी जाते हुए ऐसे स्थिति में पोटेंशियल फिर बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा कितना? E1। क्यों? क्योंकि E1 के दो प्लेट्स को देखें, दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1। और ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, इन कनेक्टिंग वायर्स को हम रेजिस्टेंस लेस मानते हैं। तो ऐसे स्थिति में इस प्लेट से लेके पॉइंट सी तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप या इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसी तरह से इस प्लेट से लेके पॉइंट बी तक भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप या इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 होगा। और चूंकि पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉइंट सी जुड़ा हुआ है और नेगेटिव प्लेट के साथ पॉइंट बी जुड़ा हुआ है, तो सी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। अर्थात बी से सी जाते हुए पोटेंशियल फिर से बढ़ा। कितना बढ़ा? E1। अब देखिए, सी से डी जाते हुए चूंकि एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बीच में, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ये होगा I1 इंटू R1। सो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा ये होगा I1 R1। और पॉइंट सी से पॉइंट डी जाते हुए देखे पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि हमें पता है करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, अर्थात डी का पोटेंशियल कम है। तो जैसे ही हम सी से डी गए तो पोटेंशियल घटा। कितना घटा? I1 R1। उसी तरह से पॉइंट डी से हम पॉइंट ई तक पहुंचेंगे। अब देखें, इस स्थिति में पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? E2 घटेगा। अब पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक चले, पोटेंशियल फिर घटेगा। कितना? I2 R2। अब पॉइंट एफ से पॉइंट ए तक चले, पोटेंशियल फिर घटेगा। कितना घटेगा? I3 R3। और ये बराबर होगा जीरो के। ये नेट पोटेंशियल ड्रॉप या इंक्रीमेंट है, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट ए के ही बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, जो कि बराबर होना चाहिए जीरो के। अब देखिए, इससे आगे हम क्या करेंगे? सारे ईएमएफ्स को एक तरफ रखेंगे, तो E1 माइनस E2, और इक्वेशन के दूसरे तरफ रखेंगे करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को। तो ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस R1 I1, ये जब दूसरे एंड में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस I1 R1। उसी तरह से I2 R2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और I3 R3 ये भी ट्रांसपोज्ड होके ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगा। और ये देखें, I4 इंटू R4 ये है पॉजिटिव टर्म, जो कि ट्रांसपोज्ड होने के कारण ये नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस I4 R4। इस इक्वेशन के साथ आप इस इक्वेशन को मैच करन, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस I4 R4। इस इक्वेशन के साथ आप इस इक्वेशन को मैच करा लें। तो ये है किरचॉफ्स सेकंड रूल।